हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 3 में आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और उसमें ही हम इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। 4 मार्क्स के लिए आता है ये जनरली एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे। लास्टली हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला था और वेव का भी अलग अलग फॉर्म में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशंस निकाले थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं इसको, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक लेते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स है? फर्स्ट वन इज़ नोन एज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड वन इज़ नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स यानी क्या है और ट्रांसवर्स वेव यानी क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेट कैसे करते हैं, वह ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये हमने देखा था। ठीक है, अब ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, जनरली जो साउंड वेव्स जो रहती है दे आर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल नेचर। कौन सी टाइप की रहती है? साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। एंड ये कैसे किस में पास होती है? दे आर पास थ्रू द इलास्टिक मीडियम, यानी उनको इलास्टिक मीडियम की नेसेसिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाले या इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड विच आर पास थ्रू द इलास्टिक मीडियम। साउंड वेव्स कैसी वेव्स है? दे आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड प्रोपोगेटिंग थ्रू एन इलास्टिक मीडियम। ठीक है, ये पूरा पक्का हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, क्या है नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के से पहले मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स आपके क्लियर करा देती हूँ कि जब 2 वेव्स अगर ट्रैवल कर रही है थ्रू अ मीडियम, देन वो कैसे है, ऐसे बिहेव करेगी। सपोज़ ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ये ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से, तो ये ऐसी बिहेव करेगी जैसे दूसरी वेव है ही नहीं है। ठीक है, यानी ऐसी बिहेव करती है कि प्रेजेंस ऑफ दूसरी वेव को वो मानती नहीं है, वो अपना ही खुद का इक्वेशन बनाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 वेव है और सपोज दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम, एक मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है, तो ईच वेव ऐसी बिहेव करेगी, ईच वेव ट्रैवल ऐसी करेगी कि इन सच ए वे दैट कि देयर इज़ नो अदर वेव, दूसरी वेव ही नो अदर वेव, दूसरी वेव है ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, यानी उसके ऊपर एक वेव पे दूसरे वेव का कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब एक पॉइंट आपको और बताती हूँ कि अगर हम ऐसे बहुत सारे वेव सेट लेते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है मीडियम के दे परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे मीडियम के पार्टिकल। ठीक है, तो ईच पार्टिकल जो है मीडियम के, तो इट इज़ सेट इनटू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यू टू द 2 वेव्स। अब मीडियम में 2 वेव है, हर पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी वो 2 टाइम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा बिकॉज मीडियम में कितनी वेव्स है? 2 वेव्स है। तो ये समझ में आया। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, वो टाइम पे एट that time due to this traveling of 2 waves, it is the vector sum। अब पहली वेव के डिस्प्लेसमेंट है सपोज x1, दूसरी की है x2, तो क्या रहता है कि जो
ये है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल करेंगे, यानी फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट x1 है, सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट x2 है। फर्स्ट पे सेकेंड का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, सेकेंड का फर्स्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट रहेगी एंड इट इज़ द वेक्टर सम रहेगी, वेक्टर रहेगी क्योंकि उसको डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट, यानी उसकी जो पूरी डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगी, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। सो अगर आप हेडफोन यूज़ करते हो तो ये हेडफोन किस लिए यूज़ करते हैं, तो जो बैकग्राउंड साउंड हमको आता है, बैकग्राउंड टू अवॉइड बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ होता है, हेडफोन यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यही कारण है कि अगर एक वेव है वहाँ पे तो दूसरी वेव का कुछ भी दूसरी वेव यानी जो हमारा जो अननेसेसरी साउंड है, बैकग्राउंड साउंड है, वो हमको अगर नहीं सुनाई देना चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं। तो हेडफोन क्यों यूज़ करते हैं, समझ में आया कि हेडफोन्स आर यूज टू अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड कम्प्लीटली अगर हमको बैकग्राउंड साउंड को ओमिट करना है या हमको सुनना नहीं है बैकग्राउंड साउंड, जो साउंड हमको चाहिए वो ही सुनना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ हेडफोन्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो सिंगर है वो सिंगर भी एक स्पेशल टाइप के हेडफोन्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ देयर सॉन्ग्स। जब वो सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं तो एक स्पेशल टाइप के हेडफोन्स वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए रहता है, ये जो स्पेशल टाइप के हेडफोन क्यों यूज़ करते हैं, तो फॉर कैंसलेशन, जो कैंसलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब कैंसलेशन किसका, जो एक्टिव नॉइज़ है, वहाँ पे कोई भी नॉइज़ है तो उसको कैंसिल करने के लिए यानी उसको म्यूट करने के लिए वो स्पेशल टाइप के हेडफोन्स पहने रहते हैं और यानी जो बैकग्राउंड साउंड है उसको अवॉइड करते हैं, जो उसको उनको साउंड चाहिए वही उनको सुनाई देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया क्या कि आपने देखा होगा सिंगर जब गाना रिकॉर्डिंग करते हैं उनका, तो वो एक स्पेशल टाइप के हेडफोन्स यूज़ करते हैं टू अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड और वी से दैट टू अवॉइड द नॉइज़ जो है उसको अवॉइड करने के लिए वो हेडफोन्स यूज़ करते हैं। अब ये हेडफोन में क्या है, हेडफोन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोफोन्स रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, स्मॉल माइक्रोफोन्स रहते हैं। ठीक है, स्मॉल माइक्रोफोन्स रहते हैं उसमें हेडफोन में। तो ये क्या करते हैं कि ये और हर एक ईयर पीस में वो रहते हैं, वो माइक्रोफोन किस में रहते हैं, हर एक ईयर पीस में रहते हैं। ईयर पीस यानी हर कान पे एक रहता है ना ईयर पीस, तो हर एक ईयर पीस में वो माइक्रोफोन्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं जो एम्बिएंट साउंड है उसको वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो साउंड है बराबर, जो साउंड आ रहा है उनके कान के तरफ अराइव हो रहा है कान तक, तो वो साउंड को वो डिटेक्ट करते हैं ये माइक्रोफोन्स। ठीक है, और जो एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बिल्ट रहता है उनके ईयर पीस में, तो जो वो क्रिएट करता है साउंड वेवफॉर्म्स, वो कैसे रहते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट टू द अराइविंग नॉइज़, यानी जो नॉइज़ अराइव हो रहा है उसका अपोजिट यानी बहुत अगर गड़बड़ वहाँ पे है, बहुत नॉइज़ी है, बाहर कुछ व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, तो एग्जैक्टली अपोजिट वो क्रिएट करता है नॉइज़ नहीं, अपोजिट साउंड वेवफॉर्म्स क्रिएट करता है, यानी उसमें ऐसा एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है। ठीक है, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, तो उसका काम क्या है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, इट इज़ बिल्ड इनसाइड द ईयर पीस। कहाँ पे रहता है वो, ईयर पीस के अंदर रहता है और ये क्या करता है, टू क्रिएट द साउंड वेवफॉर्म्स। क्या क्रिएट करता है, दे क्रिएट द साउंड वेवफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। सो इसका यूज़ क्या है, साउंड वेवफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, तो वो वेवफॉर्म कैसे रहती है, एग्जैक्टली अपोजिट जो अराइविंग नॉइज़ होता है उससे अपोजिट रहता है।
ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो तैयार होता है उसको ही क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एंटी साउंड। क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ दैट साउंड क्रिएटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज़ नोन एज एंटी साउंड। उसको क्या बोलते हैं, एंटी साउंड। और ये एंटी साउंड ऐड होता है ईयरफोन में सो दैट इट कैंसल द नॉइज़ फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, ये एंटी साउंड का क्या यूज़ है, ये एंटी साउंड जो है, ये तैयार हुआ एंटी साउंड जो है वो ऐड होता है ईयरफोन में। ठीक है, क्या होता है, ऐड होता है ईयरफोन में। और वो क्या करता है, जो नॉइज़ आता है बाहर से, जो नॉइज़ आ रहा है बाहर से, वो उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, कैंसिल कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यही जो है ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है, बाय द फिनोमेनॉन नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कौन से फिनोमेनॉन है यहाँ पे यूज़ हो रही है, बाय द फिनोमेनॉन नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सब बेस है ये फिनोमिनॉन पे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे डिपेंड है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है टू वेव्स की, यानी एक जो अच्छी वेव क्रिएट हो रही है और एक जो नॉइजी वेव है, वो क्या होती है, कैंसल ईच अदर। और जो फिनोमिनॉन है वहाँ पे यानी जो एंटी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड क्या करता है, इट एड्स इन द ईयरफोन एंड इट कैंसल्स द नॉइज़। वो नॉइज़ को क्या कर देता है, जो नॉइज़ बाहर का है उसको कैंसिल कर देता है। सो वी सी दैट। और जो सिंगर्स है वो हेडफोन पहने हुए रहते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, अब इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे, ये क्या है इस प्रिंसिपल। तो अब देखेंगे इसका यूज़ मैंने बता दिया है। आप ये तो आपको इतना कोई पूछेगा नहीं, आप लिख सकते हो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये आप हेडफोन का एग्जांपल दे सकते हो, आप आपके मन से लिख सकते हो। या इट इज़ यूज इन द फिनोमेनॉन ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ बीट्स के फिनोमेनॉन में भी यूज़ होता है बीट्स। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स में भी ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यूज़ होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने बोला है कि दो वेव्स हमने पहले ही देखी है, तो यहाँ पे 2 और 2 के भी ज़्यादा अगर वेव ट्रैवल कर रही है मीडियम से, ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं 2 और मोर वेव्स, 2 भी रह सकती है और मोर भी रह सकती है, विच आर ट्रैवल थ्रू द मीडियम। कहाँ से ट्रैवल कर रही है, थ्रू द मीडियम। मीडियम कैसा रहेगा, इलास्टिक ही रहेगा। ठीक है, विच आर पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से वो पास हो गया। अब ये अगर यहाँ से पास हो रही है, ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट आएगा जहाँ से वो कॉमनली यानी पास आ जाएगी, वहाँ पे उनका मिलना होगा। ठीक है, वहाँ पे हम बोलेंगे सुपर इम्पोज। तो ये तो हमको बाद में देखना है, पहले यही समझ लो कि ये 2 और 2 से ज़्यादा अगर वेव ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से, तो एक कॉमन पॉइंट ऐसे रहेगा कि वहाँ पे ये वेव प्रोड्यूस करेगी उनकी खुद की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एक वेव है वो प्रोड्यूस करेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट जितना वो ट्रैवल करके आई है। तो सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ x2, और ये जो वेव है वो अपनी वेव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी और एक कॉमन पॉइंट पे। तो सपोज ये पॉइंट है वो कॉमन, यहाँ तक अगर वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही है x1। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अपनी खुद की इंडिपेंडेंटली वो अपनी खुद के डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। दूसरे वेव के प्रेजेंस में वो खुद के अपने डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही है। तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सपोज हम करेंगे x, तो ये कैसी रहती है, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम। ये क्या रहती है, वेक्टर्स है ऊपर, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हमने ली है x1 और x2। ठीक है, ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट पे उसके कैसे रहती है ये, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। ठीक है, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, समझ में आया कि व्हेन 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, थ्रू अ मीडियम,
देन दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से वो पास होंगे, ठीक है। कॉमन पॉइंट से वो पास होंगे तो ईच वेव, हर एक वेव प्रोड्यूस करेगी उसकी खुद की डिस्प्लेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर वेव, ठीक है। इंडिपेंडेंटली वो क्रिएट करेगी अपनी डिस्प्लेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर वेव। और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी, ये भी वेक्टर ही रहेगी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, ऐसी रहेगी, ठीक है। ये समझ में आया। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रही है तो वेक्टर है तो उसको क्या रहेगी, इट हैज़ ऑल्सो द डायरेक्शन, उसको क्या रहेगी, डायरेक्शंस भी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी उनके शेप में चेंज नहीं होगा। अगर ये ऐड हो रही है तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा शेप में, और जो नेचर ऑफ इंडिविजुअल वेव जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन होता है, यानी ये अगर वेव ट्रैवल कर रही है ये डायरेक्शन, ये वेव ट्रैवल कर रही है ये डायरेक्शन, दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं तो वहाँ पे उनका मिलना होगा तो इट इज़ नोन एज सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोज्ड बोलेंगे उसको। तो सुपर इम्पोज जब होगा यानी वो फिर सुपर इम्पोज होगा तो वेव्स कैसी दिखेंगी आपको, वेव्स ऐसी दिखेंगी ना, एक वेव ऐसा रहेगी, ऐसी है, दूसरी वेव भी आ रही है, दूसरी वेव भी यहाँ से आ रही है, तो वो क्या होगी, सुपर इम्पोजिशन होगा, ठीक है, मिल जाएंगे एक पॉइंट पे। तो फिर भी बाद में जो वो सेपरेट होंगे तो उनके शेप में और उनके नेचर में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, वो फिर से अपना वही ओरिजिनल शेप और जो उनका नेचर है वही रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स ऑफ वेव्स, सब टाइप ऑफ वेव्स को ये अप्लाई रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे साउंड वेव है, लाइट वेव है, और जो स्ट्रिंग में से जो वेव्स निकलती है, सबके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, कहाँ से ट्रैवल हो रही है, मीडियम से, पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से अगर पास होती है तो ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, हर वेव अपनी खुद की डिस्प्लेसमेंट बनाएगी वो पॉइंट पे, और कैसे रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर वेव, दूसरे वेव से वो इंडिपेंडेंट रहेगी, दूसरी वेव प्रेजेंट है फिर भी वो इंडिपेंडेंट रहेगी। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव, ऐसी रहेगी ना। यानी वेक्टर x इज इक्वल टू कैसे रहेगी, वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर x1 प्लस वेक्टर x2, ऐसे रहेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सेकंड पॉइंट की तरफ देखो, एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट आर एडेड बाय कंसिडरिंग देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन को कंसिडर करके ही ऐड होंगी, ठीक है। और देयर इज़ नो चेंज इन द शेप, शेप में चेंज नहीं होगा, एंड नेचर ऑफ द इंडिविजुअल वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो रहा है तो शेप और नेचर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स लाइक साउंड वेव्स, किसको अप्लाई होता है, ये साउंड वेव्स को अप्लाई होता है, लाइट वेव्स को अप्लाई होता है, और वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसको भी ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको देखना है कि दो वेव हम कंसिडर करेंगे और वो उनके एम्पलीट्यूड सेम है बट फेज भी सेम है, तो उनका सुपरपोजिशन कैसे होता है उसको हम देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग अब दिखाई देगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पल्सेस, टू वेव पल्सेस को कंसिडर करना है हमको, और वो कैसे आ रही है, देखो, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, वो कैसी आ रही है, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक मेक के पास आ रही है, ठीक है, विथ इक्वल एम्पलीट्यूड, उनकी एम्पलीट्यूड कैसी है, इक्वल है, और फेज भी कैसी है, फेज भी कैसा है, सेम फेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको टू वेव्स दिखाई दे रहा है, ये है फर्स्ट वेव दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट वेव, ठीक है, ये दिस इज़ फर्स्ट वेव, दिस इज़ सेकंड वेव, दो वेव आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको
दिखाई दे रहा है कि दो वेव कैसी आ रही है, अपोजिट साइड से आ रही है। यानी एक वेव आपको दिखाई दे रहा है, एक वेव कैसे जा रही है, एक वेव ये साइड जा रही है राइट साइड, तो दूसरी आ रही राइट साइड से आ रही है, लेफ़्ट साइड जा रही है। ठीक है, ये दो वेव्स आपको दिखाई दे रहा है। ये t = 0, यानी जब टाइम t = 0 सेकंड है तो ये पोजीशन है उनकी। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ता है यानी इट बिकम्स 1 सेकंड, तो ये वेव थोड़ी पास आती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, बी फिगर की तरफ देखिए, बी फिगर में आपको दोनों पास में आ गई है, ये दोनों, इसलिए आपके ये जो क्रेस्ट है ये दोनों पास में आ गए हैं। ठीक है, सेम फेज़ में है तो दोनों सेम फेज़ में है तो दोनों के क्रिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में t = 2 सेकंड की तरफ देखो, उनके जो ये और पास आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सुपर इम्पोजिशन ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे t = 3 सेकंड में सुपर इम्पोज हो गई है। क्या हो गई है? सुपर इम्पोज। ठीक है, सुपर इम्पोज हो गई है, यानी मिल गई है या एक के ऊपर एक चढ़ गई है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसी है और दूसरी ऐसी है। ठीक है, सुपर इम्पोज हो गई है। अब t = 4 सेकंड में आपको कैसे दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी सेपरेट हो गई है, सुपर इम्पोजिशन के बाद में सेपरेट हो रही है, और वो 2 नंबर की वेव जो है वो यहाँ पे आ गई है, 1 नंबर की वेव यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर 2 नंबर की वेव जा रही है, फिर से यहाँ पे 1 नंबर की वेव यहाँ पे सेपरेट हो गई है। अगेन दे आर, जैसे पहले ऊपर के ए और जी में क्या फ़र्क है कि पहली जो है यहाँ पे 2 नंबर की है, यहाँ पे 1 नंबर पे है, और बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और फिर से उनका शेप और नेचर जो है वो वही रहता है। आपको दिखाई दे रहा है t = 0 सेकंड में उसका जो शेप है वही t = 6 सेकंड में भी आपको वही शेप दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको प्रोपोगेशन ऑफ अप्रोचिंग वेव दिखाई दे रहा है, वेव पल्सेस है आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुपर अप्रोचिंग वेव पल्सेस आपको दिखाई दे रहा है, उनके सक्सेसिव पोजीशन आपको एवरी सेकंड के दिखाई दे रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है t = 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको t = 3 सेकंड में आपको सुपर इम्पोजिशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, t = 3 सेकंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सुपर इम्पोज जब होती है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो A to F में पूरा उनका सुपर इम्पोजिशन की प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, और G में फिर से वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, F तक आपको सुपर इम्पोज तक की सब प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे हम 2 वेव को कंसिडर कर रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं वो एक मिक्स से। ठीक है, क्रॉसिंग फ्रॉम ईच अदर। अब ये t = 2 सेकंड और t = 4 सेकंड के बीच में आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखो कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है ना। C में थोड़ा पास आते हैं, फिगर C में वो पास मिलते हैं। D में क्या होते हैं, पूरे सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एक में एक पे चढ़ जाते हैं। और E में क्या होते हैं, दे आर अगेन सेपरेटेड, पास ही है पर सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 वेव पल्सेस सुपरपोज होते हैं। क्या होते हैं? सुपरपोज। यहाँ पे हम बोलेंगे सुपरपोज होते हैं। क्या होते हैं? सुपरपोज होते हैं। 2 वेव पल्सेस आर सुपरपोज, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी रहती है, हमने अभी देखा है ये, इट इज़ द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव पल्सेस। एंड यहाँ पे जो इंटरफियरेंस हो रहा है, दिस टाइप ऑफ इंटरफियरेंस इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव। कौन सा इंटरफियरेंस है, इंटरफियर हो रही है ना, तो इट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कौन सा इंटरफियर कैसे हो रही है 2 वेव, तो दैट टाइप ऑफ, ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस हो गई है आपने देखी है कैसी प्रोसेस मैंने बताई है, तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफियर हो रही है 2 वेव। तो ये जो इंटरफियरेंस है उसको क्या बोलेंगे, दैट इंटरफियरेंस इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कौन सा इंटरफियरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस समझ में आया कैसा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द वेव पल्सेस आफ्टर क्रॉसिंग t = 5 सेकंड एंड t = 6 सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है कि वो अगेन सेपरेट हो गई है।
ठीक है। और ये क्रॉसिंग होने के बाद में बोथ जो वेव है, दोनों भी वेव अपने अपने में अपने को फिर से अपने शेप को फिर से मेंटेन कर रही है। आपको दिखाई दे रहा है फिर से वो अपने शेप को उसने मेंटेन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना, पर फिर से वो अपने शेप को मेंटेन करे हुए है। ठीक है, समझ में आया फिर? तो यही सब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने ये सभी लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है, द प्रोपोगेशन ऑफ अप्रोचिंग वेव पल्सेस देयर सक्सेसिव पोजिशन आफ्टर एवरी सेकंड, देयर सुपरपोजिशन एंड देयर प्रोपोगेशन आफ्टर सुपरपोजिशन आर शोन। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड में क्या है, 4 में क्या है, वही सब जो मैंने बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप बुक में से भी पढ़ सकते हो इसको, अगर ये समझ में आया होगा तो। अब फिर से हम 2 वेव कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे देखो अब हेडिंग क्या है, देखो सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव। अब फिर से हम 2 वेव को कंसिडर करेंगे, पर ये जो 2 वेव है वो कैसी है, दे हैव इक्वल एम्पलीट्यूड। उनके एम्पलीट्यूड तो इक्वल है, बट फेज़ कैसी है, फेज़ अपोजिट है। यानी एक देखो कैसी है वेव, एक ऐसी है, यानी आपको उसकी क्रेस्ट दिखाई दे रही है, दूसरी की ट्रफ है ना। ये 2 वेव है। फर्स्ट वेव ये ऐसी है, फर्स्ट वेव ये ऐसी है, और सेकंड वेव कैसी है, सेकंड वेव ये ऐसी है। ठीक है, दिस इज सेकंड वेव। तो यानी दे हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है, बट फेज़ कैसी है, अपोजिट फेज़ है। और दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। अगेन ये एक ऐसी जा रही है तो दूसरी कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है। ठीक है, एक राइट साइड जा रही है, दूसरी लेफ्ट साइड आ रही है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर से उनका जो प्रोपोगेशन है आपको यहाँ पे वेव पल्सेस का दिखाई दे रहा है, और एवरी सेकंड आपको हर एक सेकंड की पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड और 4 सेकंड में। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है 2 सेपरेट है, अपोजिट फेज में है, 2 सेपरेट है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड में वो पास पास आ गई है। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड समझ में आई। t इज इक्वल टू 2 सेकंड में सुपरपोज हो रही है। सुपरपोज यानी देखो एक मेक पे चढ़ गई है। ऊपर का जो है ये है फर्स्ट अपनी वेव, जो ऊपर का पोजीशन वाली, और नीचे वाली जो है दिस इज़ द सेकेंड वेव, ये हमारी सेकेंड वेव है। ठीक है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड में वो फिर से सेपरेट हो गई है। अब 2 वाली यहाँ पे आ गई है, 1 वाली यहाँ पे वेव है। ओके, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे अगेन मेंटेन देयर ओरिजिनल शेप। उसने वो फिर से t इज इक्वल टू 4 सेकंड में उसने क्या किया है, अपना ओरिजिनल शेप ले लिया है। ओके, समझ में आया फिर? वही है, सिर्फ यहाँ पे अपोजिट फेज़ के लिए है। अपोजिट फेज़ यानी क्या है, एक देखो आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको निगेटिव हाफ साइकिल है। एक वेव ऐसी है तो एक वेव ये टाइप की है। समझ में आया आपको? 2 और 1 मैंने इसीलिए लिखा है आपको, यानी इजीली समझ में आएगा। 1 वाली वेव, 2 वाली वेव आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसी है तो 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, तो समझ में आया। तो यही सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो फेज़ है वो फेज़ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो फेज़ डिफरेंस है t इज इक्वल टू 2 सेकंड में जो फेज़ डिफरेंस है इट इज़ अबाउट 180 डिग्री। कैसा है फेज़ डिफरेंस, एक ऐसा है और एक ऐसा हो रहा है। तो फेज़ डिफरेंस दोनों में कितना है, क्योंकि ये तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, अपने डी के याद करो, एक अगर इधर है एक इधर है, तो ये जो फेज़ डिफरेंस है ये कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ठीक है, समझ में आया ये यहाँ तक? तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। यही जो मैंने बोला है ये सभी है। ऐसे तो आज तक यहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं है, पर आपको अगर आया तो खुद के ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो इसको। जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप लिख सकते हो। ओके, समझ में आया? तो इसके बाद में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं। क्या है एक्सप्रेशन, देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये 4 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है, उसकी केसेस भी है और बहुत ही इजी है, उसकी प्रैक्टिस करना है आपको। एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव। हमने जैसे देखा 2 वेव, तो उसकी जो सुपरपोजिशन के बाद में उसकी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या रहती है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो अगेन हमको दो वेव को कंसिडर करना है, टू वेव्स हैविंग द, यहाँ पे दो वेव्स कंसिडर करने हैं। दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसी है, तो A1 एंड A2, एम्पलीट्यूड्स आर A1 एंड A2, ठीक है। और दोनों में फेज़ डिफरेंस है, दोनों का फेज़ कैसा है, दोनों में फेज़ डिफरेंस है फाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फेज़ डिफरेंस इज फाई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट x इज इक्वल टू 0 इज, अब x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, हम वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा होने के बाद में हमने देखा है कि पार्टिकल्स जो है वो कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाइब्रेट हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा कैसा रहता है, इसलिए वाई का रहता है, ठीक है। तो मैं अभी ये सब लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ ये सब लिखो, यानी आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ ईच वेव एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ऐसी रहती है। अब दोनों में फेज़ डिफरेंस कितना दिया है, वो फाई का दिया है। तो एक वेव ऐसी है तो दूसरी वेव कैसी रहेगी, इट इज़ y2 इज इक्वल टू A2, उसकी एम्पलीट्यूड A2 रहेगी साइन, और उनमें फेज़ डिफरेंस रहेगा ओमेगा टी प्लस फाई, कितना फेज़ डिफरेंस रहेगा, फाई का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैं डायरेक्टली ऐसा लिखती हूँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। आप पूरा लिखो, क्या होता है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है हमको, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कब, एट x इज इक्वल टू 0 निकालना है। एट x इज इक्वल टू 0 इज कैसी रहेगी, तो इट इज़ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 रहेगी। कैसी रहेगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y रहेगी, इट इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 रहेगी। अब दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू, फिर से लिखती हूँ, ये y1 प्लस y2 है, तो y1 की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी है, हमने लिखा हुआ है ये, और y2 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। ये है y2 की वैल्यू। अब मैं क्या करती हूँ, ये इसको सॉल्व करती हूँ, ये ब्रैकेट जो आपको दिखाई दे रही है इसको सॉल्व करती हूँ। कैसे सॉल्व करना है, देखो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन, अब ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास में है, मैं नीचे लिख रही हूँ, देखो आप लिख लो। साइन a क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हमारा a है ओमेगा टी और b है फाई, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ऐसे आएगा ये, ठीक है। a इंटू ब्रैकेट ऐसे आएगा, ये a नहीं है, यहाँ पे a1 प्लस a2 लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे a1 और a2, यहाँ पे भी a1 और यहाँ पे a2, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। अब साइन ओमेगा टी वाली टर्म ये है और यहाँ पे ये है, इनको मिक्स करेंगे हम, इनसे साइन ओमेगा टी कॉमन निकालेंगे तो कैसा आएगा, देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा a1 सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचता है, प्लस a2 कॉस फाई, इतना ही बचता है, a2 कॉस फाई, और हम साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचता है, ये a2 से ये टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। ये मिल गया है हमको। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ये जो ब्रैकेट है उसको a कॉस थीटा, तो लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे a कॉस थीटा, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो a2 साइन फाई है, यानी ये a2 और ये साइन फाई, इसको हम बोलेंगे a साइन थीटा, ठीक है। a2 साइन फाई को बोलेंगे a साइन थीटा बोलेंगे,
ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 आएगा ये। ओके, तो अब ये सब्सटीट्यूट करते हैं ये y के इक्वेशन में, तो क्या आता है देखो, तो ये समझ में आया a2 sin phi इज इक्वल टू a sin थीटा। तो y का इक्वेशन कैसा बनेगा, a1 प्लस ये ब्रैकेट के लिए हमने क्या बोला है, इट इज़ a cos थीटा, ये आएगा a cos थीटा और साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन कैसा बन गया देखो, अब साइन ओमेगा टी बन गया, प्लस a2 sin phi की जगह हम लिखेंगे a sin थीटा, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कैसा आया, तो मैं नीचे का जो फॉर्मूला है उसको इरेज कर देती हूँ। ये आपको ऊपर तक समझ में आया होगा, ये मैं कंसिडर करती हूँ आप मेरे साथ लिखो, यानी आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद में अब देखो y के इक्वेशन हमको मिला है, कैसा है, a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ऐसा आया है। तो यानी ये क्या है, अगेन वी गेट a साइन ऑफ यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला मिल गया है ना। देखो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, सिर्फ ये दो इंटरचेंज है टर्म्स, बाकी तो वही है, यही टाइप का हमको मिला है। तो ये क्या है, ये जो मिला है अगेन वही नेचर का हमको मिल रहा है। ठीक है, ऊपर जो कंसिडर किया था वैसे ही हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। किसका इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, इसका इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। ठीक है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखती हूँ इट हैज़ सेम फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम फ्रीक्वेंसी है एज दैट ऑफ इंटरफियरिंग वेव। जो दो वेव्स इंटरफियर कर रही थी वहाँ पे भी ओमेगा ही फ्रीक्वेंसी थी, और दोनों वेव में, और एक वेव में ओमेगा टी ही था, और अभी भी फ्रीक्वेंसी वही है ना। तो इसलिए हमने लिखा है कि हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको निकालना है, इसके लिए हम इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 आपको दिखाई दे रहा है, उसको स्क्वायरिंग करेंगे पहले और फिर ऐड करेंगे उन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करती हूँ। देखो 1 को क्या है, 1 है a1 प्लस a2 कॉस फाई था। ठीक है, इज इक्वल टू a कॉस थीटा। तो अब क्या आएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा इंटू a कॉस थीटा। अब दोनों के राइट हैंड को ऐड करना है, दोनों के लेफ्ट हैंड को भी ऐड करना है, यानी पहले a1 प्लस a2 कॉस फाई उसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई आएगा, यानी ये नीचे की टर्म आएगी सेकंड नंबर की, लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो कैसे आता है, तो यहाँ पे आएगा हमको पहले a1 प्लस a2 कॉस फाई उसका स्क्वायर। ठीक है, उसमें दूसरे इक्वेशन का भी लेफ़्ट साइड का पार्ट ऐड होगा स्क्वायरिंग करके, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। दूसरे इक्वेशन का लेफ़्ट साइड क्या है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, वो भी ऐड करेंगे। देखो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब इट इज़ इक्वल टू, अब जो 1 नंबर का राइट हैंड साइड देखो a कॉस थीटा है, यानी क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर की राइट हैंड साइड की टर्म क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यानी यहाँ पे आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। यानी अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसा आ जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसको खोलते हैं, यहाँ पे आएगा a1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये आ गया। और ये ऐसे के ऐसे लिखेंगे, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ये टर्म में,
ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो अंदर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू रहती है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखो ये ऐसा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई। अब इसमें भी a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम, a2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आएगा। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बचता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगी। तो वी गेट ये a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करते हैं, देखो ए स्क्वायर करते हैं, ये साइड यहाँ पे लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू, अब ये कैसे बना है? a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर, यानी ये बन गया है। देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी? ये सब अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस फाई है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे अंडर रूट में आपको लिखना पड़ेगा। a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस a2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर नहीं निकलता है, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। ये है हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन क्या देता है? दिस इक्वेशन गिव्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, एम्पलीट्यूड। दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, इक्वेशन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन के बाद में जो वेव एम्पलीट्यूड मिलती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलती है और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलती है, उसके लिए देखेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर उसकी कंडीशन है ये, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये आपके बुक में ऐसे डायरेक्ट ही दिया है, मैंने इसे सेपरेट किया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सिर्फ ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो देखो, व्हेन अगर फाई की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो फाई की वैल्यू 0 है, मीन्स क्या है? वेव्स आर इन फेज। हम बोलेंगे वेव्स कैसे है? वेव्स आर इन फेज। ठीक है, वेव्स कैसी है? फेज में है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसी होगी? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के इक्वेशन में फाई की वैल्यू 0 डालो, क्या होगा? देखो यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर हमने 0 डाली तो क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 0 प्लस a2 स्क्वायर आएगा। तो वो लिखेंगे यहाँ पे, देखो we get a is equal to under root of a1 square plus twice a1 a2 cos of 0 plus a2 square आएगा। ओके, यहाँ तक आ गए हम। अब it is equal to under root of a1 प्लस ये cos 0 की वैल्यू क्या आती है? इट इज़ 1 आती है। तो a1 फिर क्या मिलता है हमको? a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 आ जाता है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, ये है हमारी मैक्सिमम, दिस इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम कब रहती है? ये MCQ के लिए आ सकता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम कब रहती है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। जब फाई इज इक्वल टू 0 रहता है तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आती है? मैक्सिमम आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब अगर इफ़ ये जो एम्पलीट्यूड है, बोथ द एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो क्या होता है हम देखते हैं। अगर दोनों भी एम्पलीट्यूड a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a है तो क्या होता है? तो इसको देखते हैं हम। इफ़, देखो सेकंड नंबर का पॉइंट डालती हूँ, इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a अगर मिलता है,
दैट इज़ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल। एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज़ ए इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए रहेगी, है ना, क्योंकि अभी हमने निकाला, देखो हमने निकाला है ए इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2, तो ए इज़ इक्वल टू दोनों भी ए है तो क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए मिलेगा, ठीक है। तो ए इज़ इक्वल टू क्या मिलता है, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए मिलता है। अगर बोथ द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज़ 2a, ठीक है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज सम ऑफ द two amplitudes. Maximum amplitude is sum of the two amplitudes when phase difference कैसा है, when phase difference between two wave is equal to 0, two waves is 0। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, इट इज़ एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अगर फेज डिफरेंस कैसा है, 0 है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखा था, अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बी लिखती हूँ मैं, कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड। अब मिनिमम एम्पलीट्यूड कब निकलती है हम देखेंगे अब इसको, ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, अब अगर फाई की वैल्यू व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई होगा, ठीक है, देन वी से दैट दो वेव कैसी रहेंगी, टू वेव्स आर कैसी रहेगी, फिर अगर पाई है तो दे आर आउट ऑफ फेज, टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज रहेगी, ठीक है। टू वेव्स कैसे रहेगी, आउट ऑफ फेज रहेगी। देयरफॉर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए इज इक्वल टू कैसी रहेगी, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ पाई रहेगा, है ना, कॉस ऑफ पाई प्लस A2 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कॉस ऑफ पाई A2 स्क्वायर रहेगा, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या आती है, इट इज़ -1 आती है, दैट इज़ A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, कॉस पाई की वैल्यू -1 आएगी प्लस A2 स्क्वायर, यानी हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर आएगा, ओके। इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा फिर, मॉड ऑफ A1 माइनस A2 आता है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ A1 माइनस A2, दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसी है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज़ मिनिमम व्हेन, कब मिनिमम रहती है, व्हेन फेज डिफरेंस कितना है, व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई अगर फेज डिफरेंस है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहती है, इट इज़ मिनिमम, ठीक है। फाई इज इक्वल टू अगर पाई रहता है देन वी गेट, देन ए इज इक्वल टू मिनिमम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे मिलती है, मिनिमम मिलती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब फिर से अगर दो एम्पलीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा वो देखेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, अब सपोज करो अगर ए और A1 A2 इक्वल है तो इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू ए है तो क्या होगा, तो अभी हमने निकाला था ए इज इक्वल टू A1 माइनस A2 निकाला था ना, तो अब ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 0, दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 0 आएगी, ठीक है। द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एम्पलीट्यूड्स व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज पाई। ये समझ में आया। अगर फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। समझ में आया। ये हो गया हमारा
पूरा कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड देखा हमने, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखा। अब ऐसे हमको देखना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, उसको देखेंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी को देखेंगे कैसा है कंडीशन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब इंटेंसिटी यानी क्या है उसको देखेंगे पहले क्या है। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ वेव्स वो कैसे रहती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स यानी क्या रहती है, ऑफ वेव्स इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर को प्रोपोर्शनल रहती है, ये याद रखो। इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय आई इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी हमको केसेस देखने हैं। अब हमने देखा था व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू जो है 0 लेते हैं तो आई मैक्स जो है मैक्सिमम हमको एम्पलीट्यूड मिलती है, तो डेट इज़ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए मैक्सिमम, ठीक है। हमने देखा है कि फेज डिफरेंस 0 है तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी। दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 मिलता है हमको, तो इट स्क्वायर मिलेगा। यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम किसके लिए रहेगी, इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम फॉर, यानी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और सेकेंडली हमने देखा था व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई अगर हम लेते हैं तो आई मैक्स की आई मिनिमम मिलता है, आई मिनिमम इज़ प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम होल स्क्वायर, ए मिनिमम स्क्वायर रहेगा। ए मिनिमम की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, इट इज़ A1 माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो आई मिनिमम कैसा रहेगा, आई मिनिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर। इंटेंसिटी का ये याद रखना है आपको, इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इंटेंसिटी कब मैक्सिमम रहती है, व्हेन 2 वेव्स आर इन फेज। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब रहती है, जब 2 वेव्स आर इन फेज, इसको बोलते हैं इन फेज, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 0 है यानी इन फेज है, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है। और इंटेंसिटी मिनिमम कब रहती है, व्हेन 2 वेव्स इंटरफियर आउट ऑफ फेज। जब फाई इज इक्वल टू पाई यानी कि आप बोलते हैं उसको आउट ऑफ फेज, ठीक है। इंटेंसिटी मिनिमम रहती है व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई, दैट इज 2 वेव्स आर आउट ऑफ फेज। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन 2 वेव्स आर इन फेज, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0। और इंटेंसिटी इज मिनिमम व्हेन 2 वेव्स आर आउट ऑफ फेज, दैट इज फाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक्सप्रेशन आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था। अब फिर से मैं इसको रिवाइज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि 52 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसको मेरा रिवाइंड करके ये फिर से आप देखो और देखते देखते ही इसको राइटिंग करो, ठीक है। फिर आज के दिन यहाँ पे हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब हम देखने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स, ओके, ठीक है। फिर ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।